वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ई बैंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बात कर लेंगे कि इस डीटीआर में कल हम लोगों ने तो 2-3 पॉइंट जाना था, आज 2-3 पॉइंट जान लेंगे, ताकि जब तक हमारा ट्रांसफार्मर का एमसीयू खत्म होगा तब तक आपको इस पूरे फुल अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ टोटल भाग का सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, इस टोटल अरेंजमेंट को हम लोग डीटीआर अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक ना। इसको डीटीआर अरेंजमेंट कहते हैं, टोटल अरेंजमेंट को। और इसको हम लोग ट्रांसफार्मर करते हैं, आप जानते ही होंगे। ये एलटी बूसिंग है, जहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई करते हैं, मतलब पब्लिक को सप्लाई देते हैं, ठीक ना। और जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है उसको हम लोग बेस चैनल कहते हैं। इसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है और हर एक चैनल, जितना भी स्टील अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं, स्टील का जितना भी अरेंजमेंट देख रहे हैं, हर एक से जीआई वायर आके ज़मीन में जाता है। और इसमें यहाँ पे तीन तीन जो अर्थिंग पाइप लगा हुआ है। तो जितना भी स्टील अरेंजमेंट का वायर आ रहा है, एक एक हर एक से एक एक करके आएगा। तो एक हमारा जो अर्थिंग पाइप है उसमें ओनली वन पाइप के साथ ये सारा अरेंजमेंट कनेक्ट रहेगा, ठीक। एक हमारा रहता है एलए के साथ लाइटिंग अरेस्टर, जो यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर में लगा रहता है, वो अभी आपको दिखा देंगे। और एक जो हमारा वायर है वो हमारा इस डीटीआर का जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये एलए से कनेक्ट होगा, ये डीटीआर का न्यूट्रल से, ताकि। और ये कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि कभी भी अगर ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट में शॉर्ट सर्किट हो ना, मतलब स्टील अरेंजमेंट को इसलिए जीआई वायर से कनेक्ट करके ज़मीन में गाड़ा मतलब डाला जाता है, ताकि कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी स्टील अरेंजमेंट से अगर करंट फ्लो हो रहा हो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के द्वारा, तो वो करंट ज़मीन में चला जाए। और इसलिए कभी भी आप डीटीआर के पास जाएँ ना, तो किसी भी मतलब किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को छूने की भूल ना करें। वरना हो सकता है कि आप जिस टाइम छूने जा रहे हो उस टाइम पे, जिस टाइम आप टच कीजिएगा उस टाइम पे हो रहा हो कि शॉर्ट सर्किट हो रहा हो उस डीटीआर में, तो आपको शॉर्ट सर्किट लग सकता है, ठीक ना। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने 72 सवाल तक कर लिया था, आज 73 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है। द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी, बोल रहा है कि फुल लोड में जो हमारा कॉपर लॉस हो रहा है वो इतना है फुल लोड में। तो हाफ लोड में क्या होगा कॉपर लॉस, हाफ लोड में। तो हम लोग जानते हैं, अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखे होंगे ना, तो वहाँ पे देखिएगा जहाँ पे कॉपर लॉस होता है वहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला में देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू होगा, ठीक ना। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो ये याद कर लीजिए, ठीक। कि जो फुल लोड, अगर, हाँ, ये हमारा नॉर्मल फार्मूला हो गया। अब जो ये एक्स है ये है फ्रिक्शन ऑफ लोड, कि हमारा लोड कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। फ्रिक्शन ऑफ लोड, ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर हमारा फुल लोड रहेगा तो एक्स का वैल्यू 1, अगर हाफ लोड रहेगा तो एक्स का वैल्यू 1/2, अगर 1/3 लोड बोलेगा तो एक्स का वैल्यू 1/3। तो जैसा बोलेगा वैसा हमको करना है। तो यहाँ पे बोला है कि फुल लोड में हमारा कॉपर लॉस है 1600। तो बोला कि हाफ लोड पे क्या होगा। तो फुल लोड में देखिए, फुल लोड में कॉपर लॉस बोला है, फुल लोड का मतलब हो गया एक्स बराबर 1 फुल लोड। तो x1 × 1600, तो कॉपर लॉस हो गया हमारा फुल लोड में 1600। अब हाफ लोड के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो पी सी यू हम लोग जानते हैं कि फुल लोड में 1600 है, तो हाफ लोड में कितना होगा। तो एक्स का वैल्यू कर देना हाफ, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। पी सी यू हम लोग का फुल लोड का पता है, मतलब पी सी यू फुल लोड का फॉर्मूला हो गया x² / फुल लोड, ठीक है। तो हाफ लोड पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस हम लोग का फुल लोड पे पता है कि 1600 दिया हुआ है। तो हाफ लोड में कितना होगा, 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो मतलब 1600 भागा 4, तो हमारा 400 वाट होगा, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर हो गया हमारा, तो आंसर हो गया हमारा डी। 73 का हो गया डी। अब 74 सवाल देखिए क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ फुल
इन्वॉल्व इन द ईएमएफ, सॉरी फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ। बोल रहा है कि जो हम इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है उसमें जो हमारा फ्लक्स होता है, इन्वॉल्व फ्लक्स जो प्रेजेंट होता है वो उसका वैल्यू क्या होता है, एवरेज होता है, आरएमएस होता है, मैक्सिमम होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला जो होता है 4.445 FN, ठीक ना। तो हम लोग का यहाँ बोला कि फ्लक्स जो होता है, तो यहाँ फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि अगर इस हम लोग अगर एक और फार्मूला देखें जहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लेके फार्मूला को देखें तो उसमें होता है 4.44 बी मैक्स इंटू ए इंटू एफ एन, ठीक, फ्रीक्वेंसी और ये हो गया स्पीड। तो जब हम लोग बी का फॉर्मूला, बी को कन्वर्ट करेंगे फ्लक्स में, तो बी मैक्स का हो जाएगा 5/A होता है, तो बी मैक्स में 5 मैक्स/A। तो इसको जब यहाँ पे बी मैक्स का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ए कट जाएगा, ठीक ना, तो बचेगा ओनली 5 मैक्स, तो फार्मूला आ जाएगा ये वाला। तो ईएमएफ डिपेंड करेगा डायरेक्टली 5 मैक्स पे, तो ईएमएफ जो हमारा डिपेंड करेगा वो डायरेक्ट करेगा 5 मैक्स पे, ठीक ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स पे, तो मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 74 का हो जाएगा सी। अब देखिए 75 सवाल क्या बोला, सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लेमिनेशन मैनली रेड्यूस्ड। तो देखिए जब हम लोग को हिस्ट्रेसिस लॉस को अगर कम करना है तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जितना सीरीज हम बना रहे हैं ना, अगर आप टोटली देख रहे हैं तो ये सब सवाल आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत बार चर्चा की है जनरेटर मोटर में। तो मटेरियल है वो, चाहे मोटर में लगाएं, जनरेटर में लगाएं, ट्रांसफार्मर में लगाएं, सब जगह तो एक ही होना चाहिए ना। तो आपका सवाल कितना इजी तरीके से बनेगा, इसलिए बार बार बोलना कि सीरीज ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देख रहे हैं, मजाक ले रहे हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से सीरीज चालू कीजिए जनरेटर से, जैसे मैंने, और पार्ट बाय पार्ट हमने उसका नेमिंग भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। सीरियल वाइज आप देखते जाइए और यहाँ तक पहुँचिए ट्रांसफार्मर तक, ठीक ना। तो हमारा 75 का आंसर हो जाएगा ए, 75 का हो जाएगा ए। और 76 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ लेस कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोल रहा है कि कौन सा वाइंडिंग है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस होता है, मतलब कम होता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग का कौन सा वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई होता है। तो हम लोगों ने देखा था हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बारे में पढ़ा था ना, कि हाई वोल्टेज में वोल्टेज हाई होता है, करंट लो होता है, और यहाँ पे लो वोल्टेज में वोल्टेज लो होगा, करंट हाई होगा, ठीक, या करंट लो होगा। अब करंट लो है तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब वहाँ पे हाई होता है। रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए क्या होगा, एल अपॉन, अगर रेजिस्टेंस को हाई करना है तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ता है। एरिया डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करंट को एरिया क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक। तो 76 का हो गया डी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में जो करंट जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ट्रांसफार्मर का वो लो होता है। और सिंपली भाषा में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप घरों में ही देखिएगा कि अगर हम पतला वायर खरीद के लाएं तो हमको बोला जाता है कि इससे आप मोटर फ्रिज नहीं चला सकते। अगर आपको मोटर फ्रिज चलाना हो तो मोटा वायर लाना होगा। तो हम लोग मोटा वायर खरीद के लाते हैं मोटर फ्रिज चलाने के लिए, क्यों, क्योंकि मोटर और फ्रिज ये जो है ना हाई करंट को फ्लो करता है, इसको करंट ज़्यादा चाहिए। और जैसे बल्ब वगैरह जलाते हो तो पतला वायर से जल जाएगा। तो देखिए पतला वायर में क्या होता है कि इसका एरिया लो होता है, इसका एरिया जो है वो लो होता है, डिक्रीज होता है। और जो मोटा वायर होता है उसका एरिया हाई होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी को बोलते हैं, ठीक ना, उसमें ज़्यादा होता है। तो मोटा वायर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो इसलिए ना मोटा वायर हम लोग मंगवाएं। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगर हमको करंट फ्लो करवाना है हाई तो चाहिए मोटा वायर, तो एरिया इंक्रीज करवाना पड़ता है। वायर मोटा होगा तो एरिया इंक्रीज होगा। अगर करंट फ्लो करवाना है लो तो हम लोग को पतला वायर चाहिए। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाई वोल्टेज में वोल्टेज हाई तो करंट लो। अब लो करंट चाहिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या चाहिए हमको, पतला चाहिए। अगर हाई वोल्टेज चाहिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको हाई, ये लो वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज लो होगा, करंट हाई होगा।
अगर करंट हाई होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा ना हमको। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो सिंपली होम एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए उसका 77 सवाल क्या पूछ रहा है, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें अगर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग नियर फुल लोड पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता तो हम लोग जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, वो 50% लोड पर डिज़ाइन करते हैं, कि जब लोड 50% रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, और जब लोड और पावर ट्रांसफार्मर अगर रहेगा तो जब लोड फुल लोड रहे, नियर फुल लोड, तो हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। अब देखिए पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या डिफरेंस है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग 33 kV से नीचे है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग 33 kV से अबव है तो उसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग सब स्टेशन वगैरह में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हम लोग घर के आसपास जितना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो 200 जो 11 kV 33 kV से लो, 11 kV 1.1 kV 410 kV, ये सब ज़्यादा जितना भी ट्रांसफार्मर सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और ओनली जो ट्रांसफार्मर ओनली स्टेप डाउन का काम करेगा ना, उसको हम लोग स्टेप डाउन का जो काम करता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। हमको शायद लगता है कि आपको शायद डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर हमको लगता है कि आगे वाला सीरीज में सैम बता दिए, तो थोड़ा देख लीजिएगा, हाँ, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमेशा स्टेप डाउन होगा, लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर है वो हमेशा स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों होगा, ठीक ना। तो ये सारा डिफरेंस है। देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें लोड फ्लक्चुएशन करता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर में कभी लोड फ्लक्चुएशन नहीं करता, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर जो है ना, जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वो सब स्टेशन में लगा हुआ रहता है या जनरेटिंग स्टेशन में लगा रहता है। तो वो सब ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे काम करता है, वहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन कभी नहीं होता, होता है बहुत कम। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कभी ट्रांसफार्मर में लोड है, जैसे रात हुआ तो रात में तो जितना भी हाउस होल्ड है सबको, जैसे ठंडा का दिन है तो पंखा चलाएगा, बल्ब जलाएगा, सॉरी पंखा नहीं चलाता, गर्मी का दिन रहेगा तो पंखा चलाएगा, बल्ब चलाएगा, फ्रिज चलाएगा, वगैरह वगैरह चलाएगा, तो रात को लोड बढ़ जाता है। अब दिन में ना बल्ब जलता है, ओनली पंखा चलता है, बाकी सामान बंद रहता है, तो दिन में क्या होता है, लोड कम होता है, तो लोड फ्लक्चुएशन देखिए कितना होता है। रात में मान लीजिए हमको अगर किसी घर के लिए 1 किलोवाट का लोड चाहिए तो दिन में वही लोड 500 वाट हो जाता है, ठीक ना। तो लोड फ्लक्चुएशन होता रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो इतना पॉइंट काफ़ी है आपको पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और नॉर्मली ये पूछा भी जाता है, अगर किसी इंटरव्यू में जाइएगा तो ये बहुत पूछा जाता है, तो ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक ना। तो 77 का सवाल का आंसर हो जाएगा कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो जनरली जो डिज़ाइन होता है वो नियरली फुल लोड पे होता है, तो सी हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक, नियरली फुल लोड के लिए डिज़ाइन होता है। अब देखिए 78 नंबर सवाल क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ही वाइंडिंग में हम लोग जो, देखिए ये मान लीजिए हाई वोल्टेज है, यहाँ पे वाइंडिंग होगा और लो वोल्टेज होगा, मान लीजिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, हमको अलग से, अब मान लीजिए नॉर्मल ट्रांसफार्मर रहता है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग अलग लेना पड़ता है, लो वोल्टेज अलग लेना पड़ता है। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो एक ही वाइंडिंग को हाई और लो करके यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे वाइंडिंग नहीं रहता, यहाँ पे लोड रहेगा। देखिए यहाँ बाइंडिंग सिर्फ ऐसे रहेगा, यहाँ पे लोड लगा हुआ रहता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। और नॉर्मल यहीं पे प्राइमरी और ये सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे प्राइमरी अलग लेना पड़ेगा और सेकेंडरी अलग लेना पड़ेगा, तो अलग अलग कॉपर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो कॉपर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कॉपर का सेविंग होता है, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा 78 का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर वाइंडिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि जो ऑटो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका मेन एडवांटेज है सेविंग इन द वाइंडिंग मटेरियल, ठीक ना, तो बी 78 का हो जाएगा बी। अब 79 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉस आर नेग्लिजिबल बिकॉज।
देखिए जब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ना, तो जो हमारा लो, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी, मान लीजिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 2 या 3 में चर्चा किया अच्छी तरह से, तो वहाँ जरूर देखें, पार्ट 3 या पार्ट 2, ठीक ना, दोनों देख लें। आप पूरा सीरीज देखें, इससे अच्छा क्या होगा, अगर सीरीज देखिएगा तो ये सब सवाल आप खुद ब खुद बनाना चालू कर दीजिएगा, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सीरीज 1 से कंटिन्यू कीजिए, ट्रांसफार्मर का 1 से देखना चालू कीजिए, ठीक ना। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं तो करंट यहाँ पे हाई होता है, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट लो होता है। तो जिस कारण से जो हमारा आयरन लॉस होता है ना, वो नेग्लेजिबल हो जाता है इस वोल्टेज लो होने के कारण, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा द करंट ऑन द सेकेंडरी साइड नेग्लेजिबल, नो। द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड डज नॉट वेरी, ये भी नहीं होगा। द वोल्टेज अप्लाई ऑन प्राइमरी साइड इज लो, तो 79 का हो जाएगा सी। जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड में वो लो होता है, इसलिए हम लोग आयरन लॉस को शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान नेग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। अब 80 नंबर सवाल देखिए क्या है, तो 879 का हो गया सी। 80 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोल रहा है कि दो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहीं लिख रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एक वाइंडिंग है, ओके। मान लीजिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलता है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रांसफार्मर, ये इसको बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग ये एक वाइंडिंग, इसलिए इसका नाम पड़ा टू वाइंडिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है सवाल कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और कनेक्टेड इन पैरेलल, बोल रहा है कि टू जो दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है उसको पैरेलल में कनेक्ट करना, दिस ट्रांसफार्मर डज नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस। तो इसका जो इम्पीडेंस है, परसेंटेज इम्पीडेंस है, वो इक्वल नहीं है दोनों का। मतलब मान लीजिए पहला वाइंडिंग, पहला टू ट्रांसफार्मर जो है, दो ट्रांसफार्मर है, तो पहला ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है, परसेंटेज इम्पीडेंस, मान लीजिए 5 ओम है, ठीक। तो सेकंड जो ट्रांसफार्मर है उसका मान लीजिए 7 ओम है, 6 ओम है, मतलब डिफरेंस है, हाँ। तो इस कंडीशन में दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन, तो बोलता है उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर दो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, जब हमारा लोड जो है एक वाइंडिंग का रेट, मतलब एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग से ज़्यादा है, तो हम लोग दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि उस लोड को शेयर कर सके, ठीक ना, ज़्यादा लोड को। तो अगर हम जब हम दो ट्रांसफार्मर ले लिए, लेकिन पैरेलल में तभी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका इसेंशियल कंडीशन होता है पैरेलल में किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसका इसेंशियल कंडीशन होता है कि दोनों ट्रांसफार्मर का जो पोलैरिटी है वो सेम होना चाहिए, ठीक ना, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जो होता है इम्पीडेंस जो है, परसेंटेज इम्पीडेंस हमारा जो है, तो बाकी हमारा जो है परसेंटेज इम्पीडेंस, एक्स बाय पर लीकेज रिएक्टेंस, उसके बाद वोल्टेज रेशियो, ये सब भी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो जो है परफॉर्मेंस अच्छा देगा, ठीक ना। अगर इक्वल नहीं भी है तो भी वर्क करेगा, मतलब ये डिजायरेबल कंडीशन है। और इसेंशियल कंडीशन है कि पोलैरिटी तो सेम होना चाहिए। अगर डिजायरेबल में अगर पोलैरिटी सेम नहीं है तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। और डिजायरेबल में क्या होना चाहिए, वोल्टेज सेम हो तो और अच्छा है। उसके बाद एक्स बाई आर ई रेशियो अगर सेम है तो और अच्छा है। पर यूनिट इम्पीडेंस, पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस अगर सेम है तो और अच्छा है। परसेंटेज इम्पीडेंस रिएक्टेंस अगर सेम है तो और अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा। और अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या है। बोल रहा है कि परसेंटेज इम्पीडेंस रेशियो अलग अलग है दोनों ट्रांसफार्मर का, तो क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर, शॉर्ट सर्किट द सेकेंडरी, नो। पावर फैक्टर ऑफ द वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लीडिंग, नो। ट्रांसफार्मर हैविंग हायर कॉपर लॉसेस विल बी नेग्लिजिबल कोर लॉसेस, नहीं। लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर नॉट इन प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, हाँ। तो जो हमारा लोडिंग, जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग है उस अनुसार से लोड शेयर नहीं करेगा जो लोड लगा हुआ है। मतलब दो ट्रांसफार्मर मिलके एक लोड को शेयर कर रहा है, तो मान लीजिए पहला ट्रांसफार्मर 50% लोड को शेयर करता अगर इम्पीडेंस लोडिंग सही रहता तो, परसेंटेज इम्पीडेंस सही रहता तो। और दूसरा ट्रांसफार्मर जो है वो भी 50% को शेयर करता, तो दोनों मिल के काम कर देता और एक लोड को शेयर करता। लेकिन के उसका परसेंटेज इम्पीडेंस अलग अलग हो गया दोनों का, तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए 60% को से लोड शेयर कर रहा तो ये 40 को करेगा, मतलब तो अलग अलग करेगा, ठीक ना, केवीए रेटिंग के अनुसार से। तो आंसर हो गया हमारा डी। तो 80 का हो गया डी।
क्योंकि देखिए मान लीजिए पहला ट्रांसफार्मर का 25 kVA का होगा या कुछ भी होगा, 50 kVA का होगा, तो 50 kVA का होगा तो ये 50, मान लीजिए लोड लगा हुआ 100 kVA का, ठीक। तो 50 kVA का एक ट्रांसफार्मर लिए और 50 kVA का दूसरा ट्रांसफार्मर लिए। तो अगर इसका परसेंटेज इम्पीडेंस सेम नहीं होगा ना दोनों ट्रांसफार्मर का, तो 100 kVA का जो लोड लगा हुआ है तो पहला ट्रांसफार्मर को 50 kVA देना चाहिए था, दूसरा को भी 50 देना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, पहला मान लीजिए 40 दिया तो सेकंड वाला 60 देगा, नहीं तो 40 देगा। तो सेम लोड शेयर नहीं करेगा। 100 kVA को जो लोड लगा हुआ 100 kVA का, उसको सेम पर 50-50 देना चाहिए था दोनों को मिल के, लेकिन क्या किया, एक ज़्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, या दोनों कम देने लगा, ठीक ना। लेकिन इक्वल नहीं देगा, 40 वो 38 देगा, ठीक। अब देखिए 81 और सवाल है, 81 का क्या पूछ रहा है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, ठीक, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर, चलिए फिगर से देखते हैं, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं पहले फिर फिगर से समझेंगे इसको। ड्यूरिंग द डे मतलब जो दिन के समय जो सूरज के रोशनी के कारण जो टेम्परेचर आ रहा है, उस कारण से क्या हो रहा है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो हीटअप हो रहा है और वो अपना वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम में वेरिएशन हो रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण, ठीक, दिन में। एंड नाइट इज टेकन केयर बाय विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बोल रहा है कि जो दिन और रात के वजह में जो टेम्परेचर के वजह से ऑयल का वेरिएशन, ऑयल हीट अप हुआ, और हीट हुआ तो वो अपना वॉल्यूम को इंक्रीज किया। तो कौन सा पार्ट उस बढ़ा हुआ वॉल्यूम ऑयल का जो है उसको टेक केयर करेगा, मतलब देखभाल करेगा, तो वो करेगा हमारा कंजर्वेटर। कल हम लोगों ने तो इसके बारे में चर्चा भी किया है फिगर से, कंजर्वेटर। तो चलिए फिगर देख लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए दिन और रात के वजह से एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो ऑयल को हीट करेगा तो ऑयल गर्म होगा तो अपना वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा। वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो कंजर्वेटर क्या करेगा, उसका टेक एंड केयर करेगा उस बढ़ा हुआ वॉल्यूम ऑयल का, ठीक ना। तो ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है, तो वही सवाल में था, ठीक ना। तो 81 का हमारा आंसर हो गया ए। अब देखिए 82 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज़। बोल रहा है जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसका, आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच है, जिसका इसमें से चारों ऑप्शन में से एक चीज़ नहीं है। बोल रहा कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसका क्या होता है, नो लॉस एंड मैग्नेटिक लीकेज, इंटर interleaved primary and secondary winding, a common core for its primary and secondary winding, core of stainless steel and winding of pure copper metal, और नॉन ऑफ above। बोल रहा है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है इन इन चारों पांचों ऑप्शन में क्या एक होगा, विच हैज़, ठीक ना, जिसका ये प्रॉपर्टीज या जो भी गुण है ये होगा। बोल रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर, तो जो चीज़ आइडियल होता है उसमें क्या होता है, आइडियल चीज़ों में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो लॉसलेस चीज़ होगा उसी को हम लोग आइडियल बोलेंगे। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसमें लॉस नहीं है। दुनिया में ना कोई इंसान आइडियल है, ना कोई जितना भी इंसान के द्वारा बनाया गया चीज़ वो भी आइडियल नहीं है, सब में थोड़ा बहुत लॉसेस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसका इनमें से विच हैज़ नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होगा, नो लॉस भी नहीं, लॉस भी नहीं होगा, और मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होगा। तो देखिए जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ना, तो ट्रांसफार्मर का जब आप डायग्राम बनाइएगा तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं जब फिगर बनाते हैं, तो ठीक है ट्रांसफार्मर का, तो ये नेगलेक्ट हो जाता है। तो यही है कि इसमें नो लॉस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है तो लॉस होता है, और मैग्नेटिक लीकेज जो है यहीं से होता है इस बाइंडिंग से, तो ये दोनों नहीं होता है, ठीक ना। तो 82 का हो जाएगा ए। अब चलिए 83 देख लेते हैं। देखिए 83 नंबर सवाल पूछ रहा है कि व्हेन ए गिवन ट्रांसफार्मर इज रन एट इट्स रेटेड वोल्टेज बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी इट्स। बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, मतलब जब ट्रांसफार्मर इस अपना रेटेड वोल्टेज में रन कर रहा मतलब चल रहा है, तो उस टाइम अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर देंगे तो इसका इट्स क्या होगा, तो इसका जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं ना तो ये इस कोर का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है, मतलब जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण से फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा।
अब फ्लक्स कम हो जाएगा तो प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स बहुत कम मात्रा में है, तो उसको पहुंचने के लिए मतलब उतना, जितना ज़्यादा यहाँ से फ्लक्स भेजेंगे उतना ज़्यादा लॉस होगा। अब फ्लक्स कम है तो प्राइमरी में से सेकेंडरी में आसानी से पहुंच जाता है, ठीक ना। तो मतलब इस कोर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा फ्लक्स का जो डेंसिटी है उसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो हमारा हो जाएगा आंसर 83 का डी। तो 83 का हो गया हमारा डी। अब 84 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 84 का सवाल पूछ रहा है कि इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज। बोल रहा है कि जो हमारा एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो है उसमें आयरन लॉस जो है, आयरन जो लॉस होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब इस नो लोड से फुल लोड, मतलब जब हम लोग लोड नहीं लगाए हैं उस टाइम से लेके जब हम लोग का लोड ट्रांसफार्मर में फुल हो गया उस लोड तक आयरन लॉस कांस्टेंट रहता है। क्यों? तो देखिए आयरन लॉस जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो कांस्टेंट लॉस क्या होता है, हमारा आयरन लॉस होता है। तो ये कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि कोर का फ्लक्स जो है प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। जो हमारा कोर में से फ्लक्स जा रहा होता है ना वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, जिस कारण से आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक। तो 84 का हो गया हमारा आंसर सी। 84 का हो गया सी। फ्लक्स के कांस्टेंट रहने के कारण ये आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट होता है। एक्चुअली फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होता है, मतलब जो मान लीजिए 7 वेबर फ्लक्स जा रहा है तो 7 वेबर ही जाता रहेगा, मतलब प्रैक्टिकली यही होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत घटता है तो उससे मतलब देखिए जब भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम करते हैं ना, हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी में कुछ और पढ़ना पड़ता है, मतलब उसको हम लोग को बेस मान के चलना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारा लॉसेस आ जाता है, मतलब जैसा हम लोग स्टडी करते हैं उस टाइप से नहीं काम होता है, ठीक है। तो जो तो इसका 84 का हो गया हमारा सी। अब 85 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द लोड सच दैट। देखिए ये सवाल कितना बार आ गया। बोल रहा है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट ए लोड सच दैट। बोल रहा है कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है किसी लोड पे, तो उस टाइम क्या होगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब दे रहा है तो उस टाइम क्या होता है, कॉपर लॉस जो है वो इक्वल टू होता है आयरन लॉस। मतलब वेरिएबल लॉस जब कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है ना, कांस्टेंट लॉस के बराबर, तो उस टाइम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ठीक। तो 85 का हो जाएगा हमारा आंसर ए। तो 85 का हो जाएगा ए, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक। ये अब चलिए 86 देख लेते हैं। अब देखिए 86 नंबर सवाल पूछ रहा है इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज कर दिए, द आयरन लॉस विल भी, तो आयरन लॉस क्या होगा, तो आयरन लॉस हम लोग जानते हैं कि आयरन लॉस जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर का, ठीक। मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, स्क्वायर का तो नहीं बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आयरन लॉस में दो लॉस आएगा, एक हिस्ट्रेसिस आएगा और एक आएगा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा जब हमारा वी बाई एफ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। और हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लॉस का नाम दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ठीक। फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, कॉमन क्या है फ्रीक्वेंसी। तो आयरन लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो देखिए सवाल है इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, अगर हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आयरन लॉस हमारा क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो 86 का हो गया आंसर। तो 86 का हो गया हमारा आंसर सी, इंक्रीज, ठीक ना। अब 87 सवाल क्या पूछ रहा है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेटिव दैट द लोड इज। वो देखिए नेगेटिव वोल्ट, हम लोग कल वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पढ़े थे कि आई आर कॉस थीटा प्लस माइनस हमारा एक्स साइन थीटा, ठीक। तो प्लस होता है लैगिंग लोड के लिए, तो लैगिंग लोड किससे आता है, इंडक्टर से। माइनस जो होता है हमारा, माइनस होता है हमारा कैपेसिटिव लोड से। मतलब जो माइनस का सिंबल यहाँ पे है वो आता है हम लोग का लीडिंग लोड में। लीडिंग लोड कौन प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर, ठीक। तो नेगेटिव तभी पॉसिबल है, देखिए कैसे नेगेटिव आएगा, जैसे मान लीजिए 5 माइनस यहाँ पे कुछ 4 आता, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाता। लेकिन अगर लीडिंग लोड को हम, ये हमारा हो गया मान लीजिए, ये हमारा हो गया मान लीजिए
आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा का वैल्यू मान लीजिए बढ़ाते जाएंगे, मतलब कैपेसिटर का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये 4 होगा, कब 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो माइनस इसी कंडीशन में आ सकता है। लेकिन अगर बीच में प्लस रहता तो कभी माइनस ला सकते थे आंसर में, नहीं ला सकते थे। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन लाने का एक ही तरीका है कि हमको लीडिंग लोड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो लीडिंग लोड आता है हमारा कैपेसिटर से, तो आंसर हो जाएगा 87 का ए, कैपेसिटर ओनली। बोला नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेटिव दैट द लोड इज कैपेसिटर। बोल रहा है कि जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को किस चीज़ से दिखेगा या दर्शाया जाता है, तो कैपेसिटिव लोड से दर्शाया जाता है ओनली, ठीक। तो 87 का हो गया एम। अब 88 देख लेते हैं। आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर बाय। बोल रहा है कि जो आयरन लॉस है ट्रांसफार्मर का, उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे। तो आयरन लॉस को हम लोग को मेजर करना होगा ना, तो हम लोग को लो पावर फैक्टर का वाट मीटर लेना होगा। लो पावर फैक्टर जिस वाट मीटर का रहेगा उस वाट मीटर से हम लोग आयरन लॉस को माप सकते हैं। तो 88 का हो जाएगा ए, 88 का हो जाएगा ए। अब देखिए 89 क्या पूछ रहा है। व्हेन सेकेंडरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इट्स आयरन कोर विल बी। बोल रहा है जो हमारा सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर सीटी बोलते हैं उसको, उसका जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये ओपन है, ठीक, मतलब इसमें कोई लोड लगा हुआ नहीं है। तो इसका जो आयरन का कोर है विल बी, तो जब करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ओपन सर्किट रहेगा ना, तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्स, क्या बोलते हैं, जब उस टाइम क्या होगा ना, हाई फ्लक्स डेंसिटी होगा जो कोर से होकर पास हो रहा होगा, तो कोर को क्या करेगा, हीट अप करेगा, ठीक। क्योंकि लोड लगा हुआ नहीं है और फ्लक्स तो जा ही रहा होगा प्राइमरी वाइंडिंग से, तो क्या करेगा, वो हीट अप प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। तो 89 का हो जाएगा हॉट। ओपन सर्किट रहेगा तो उस समय क्या होगा, आयरन कोर विल बी हॉट बिकॉज ऑफ हैवी आयरन लॉसेस टेक प्लेस इन इट ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी। तो 89 का हो जाएगा ये। देखिए ट्रांसफार्मर में लोड लगा हुआ रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंडरी में ओपन है इसका मतलब लोड लगा हुआ नहीं है। लोड लगा रहे या ना लगा रहे कांस्टेंट लॉस हमेशा होता रहेगा, मतलब आयरन लॉस हमेशा होता रहेगा। अब आयरन लॉस कहाँ से होता है, ड्यू टू फ्लक्स, ठीक ना। फ्लक्स मेन रीजन आयरन लॉस होने का। तो वो हॉट करेगा आयरन कोर को, मतलब कोर जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको हीटअप करेगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक। तो 89 का हो गया ए। अब 90 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। The transformer lamination are insulated from each other by। जो ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर है उसको वो लेमिनेट किया हुआ है, मतलब स्ट्रिप में कटा हुआ है और ऊपर से माइका से लेमिनेट किया हुआ। अब दूसरा स्ट्रिप पीछे लगाते हैं, तो इस दोनों के बीच में ना वार्निश मतलब लट्ठा डाल देते हैं। एक तरह का लट्ठा होता है जो दोनों को चिपका के रखता है, ठीक ना। तो वार्निश से कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि द ट्रांसफार्मर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। तो बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का लेमिनेशन है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड, एक दूसरे से किस प्रकार रहता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इंसुलेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे को न छूना, एक दूसरे से अलग रहना। सटा हुआ है लेकिन एक दूसरे से अलग है, तो बीच में हम लोग क्या डालते हैं, वार्निश। तो थिन कोट ऑफ वार्निश डालते हैं। तो 90 का हो जाएगा हमारा आंसर बी, ठीक। तो 90 का हो गया हमारा बी। अब 91 सवाल देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर का देखिए डायग्राम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक। एक सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या था, कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे वाइंडिंग यहाँ साइड में होता है, लेकिन इसमें वाइंडिंग जो है बीच में होता है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी यहीं यहाँ पे हाई वोल्टेज, मान लीजिए हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहीं पे है और यहीं इसके नीचे ही लो वोल्टेज रहता है, मतलब ये थोड़ा बड़ा होगा, डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो मान लीजिए ये वाला ट्रांसफार्मर है, इतना बड़ा है, तो यहाँ पे मान लीजिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग हुआ, तो यहीं पे लो वोल्टेज वाइंडिंग में रहते हैं, तो इसको हम लोग सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच में देखिएगा एक जो हमारा ब्रेड होता है यहाँ पे होता है, बीच में मटेरियल डाला होता है और ऊपर से फिर यहाँ पे एक ब्रेड डाला जाता है, ठीक। तो इसको ये हो गया सैंडविच आकार का।
सैंडविच ऐसे ना होता है, बीच में जो मटेरियल डालना होता है, हमारे सब्जी वगैरह जो भी डालना होता है डाला रहता है, और दो, एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे रहता है। तो उसी तरह इसमें भी अरेंजमेंट हो गया, तो उसको हम लोग सैंडविच अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक ना। तो सेल टाइप में क्या होता है, सैंडविच टाइप का वाइंडिंग होता है। तो 91 का हो गया ए, 91 का हो गया बी। अब 92 नंबर सवाल देखिए है, ड्यूरिंग 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 ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जो देखिए बोल रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट अगर ट्रांसफार्मर में कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग ये है मान लीजिए, और सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, हम लोग को ओपन सर्किट टेस्ट करना है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक। तो प्राइमरी इज supplied rated voltage, primary is supplied full load current, primary is supplied current at reduced voltage, और डी हो गया प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड के भी। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर में, तो हमारा जो प्राइमरी, तो ऑप्शन में ओनली प्राइमरी दिया हो, तो प्राइमरी क्या होगा, रेटेड वोल्टेज होगा, या प्राइमरी हमारा जो है, तो हमारा जो है प्राइमरी वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो रेटेड वोल्टेज में ही ना करेंगे, चाहे ओपन करें चाहे शॉर्ट करें, हम लोग रेटेड मतलब फुल लोड वोल्टेज पे देखते हैं। जिस रेटिंग के लिए मान लो 25 के वी के लिए ट्रांसफार्मर को बनाया गया, तो 25 के वी का वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तभी ना हमको पता चलेगा कि अगर जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पे वर्क करेगा मान लीजिए फील्ड में, तो क्या क्या लॉस होगा। तो हम लोग को प्रैक्टिकल पहले मतलब टेस्टिंग तो जब मैन्युफैक्चर हो रहा है ट्रांसफार्मर तभी करना, मतलब तभी टेस्ट करके देख लेना पड़ेगा ना। तो फुल लोड पे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो रेटेड वोल्टेज है, प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज हम लोग देते हैं ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे जब। तो 92 का हो जाएगा हमारा ए। अब 93 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि 93 का सवाल देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्ट टू डिटरमाइन। जो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, तो क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट का हम लोग का मेन मकसद होता है ओपन सर्किट टेस्ट करने का, कि जो हमारा कांस्टेंट लॉस है वो फाइंड आउट करने का, ठीक। अब लोड लगा हुआ नहीं है ओपन सर्किट में, सेकेंडरी में लोड लगाते नहीं है, तो जो हमारा कांस्टेंट लॉस है, मतलब जो ट्रांसफार्मर में लोड लगा रहे ना लगा रहे वो लॉस होता ही रहेगा। तो उस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंडरी को मतलब लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करेंगे तो फुल लोड हो गया इसका मतलब। तो फुल लोड में हम लोग को वेरिएबल लॉस प्राप्त कर मतलब फाइंड आउट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट जब लैब में मतलब फैक्ट्री में करेंगे तो कांस्टेंट लॉस हम लोग को पता चलेगा, मतलब आयरन लॉस पता चल जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो हम लोग को हाई करंट फ्लो होगा सेकेंडरी से, तो हाई करंट फ्लो होगा तो वो फुल लोड की तरफ वर्क करेगा। तो फुल लोड में हम लोग को वेरिएबल लॉस मिलता है, वेरिएबल लॉस हो गया हमारा कॉपर लॉस, ठीक। तो हमारा यहाँ सवाल है 93 का कि ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों कंडक्ट करते हैं, मतलब क्यों करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग कांस्टेंट लॉस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, कि हिस्ट्रेसिस लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस, या एडी करंट लॉस। तो हिस्ट्रेसिस लॉस और हमारा जाके एडी करंट लॉस, ये दोनों मिल के हमारा जो बनाता है क्या बनाता है, ये हमारा आयरन लॉस बनाता है। तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है, जबकि हम लोग आयरन लॉस फाइंड आउट करने के लिए ही आयरन लॉस को ही कोर लॉस कहते हैं, ठीक, कोर लॉस। तो यही फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन ये हिस्ट्रेसिस और एडी अलग अलग दिया तो नहीं होगा। कॉपर लॉस तो शॉर्ट सर्किट में करते हैं, तो कोर लॉस बचा हमारा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो 93 का हो जाएगा सी, ठीक। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि आयरन लॉस इज इक्वल टू ही होता है हिस्ट्रेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक। तो अलग अलग दे दिया, इसलिए हम लोग सिंगल चीज़ को निकालने के लिए हम लोग नहीं करते टेस्ट को, दोनों को निकालते हैं साथ में। तो दोनों का साथ में नाम, जब दोनों साथ में आ जाता है तो उसको हम लोग कोर लॉस या आयरन लॉस कहते हैं, ठीक। 94 सवाल देख लेते हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्ट ड्यू टू डिटरमाइन कंड्यूट टू डिटरमाइन। देखिए अभी अभी हम लोग चर्चा की, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर वो को क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो 94 का हो जाएगा बी। तो 94 का हो गया हमारा बी। अब 95 देख लेते हैं, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी दैट दे शुड हैव। देखिए दो ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में जोड़ना है, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले एक सवाल में चर्चा किया
कि जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों ट्रांसफार्मर का जो पोलैरिटी है सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहला ट्रांसफार्मर मान लीजिए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग ये प्लस माइनस है, तो पैरेलल ऑपरेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ से एक जोड़ना होगा, इसको यहाँ से जोड़ना होगा। ठीक, सॉरी सॉरी, देखिए ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है। ठीक, तो अगर दूसरा एक बाइंडिंग दूसरा ट्रांसफार्मर का, तो पहला ट्रांसफार्मर का पहला जो सिरा है उसको इससे जोड़ेंगे, सेकंड सिरा को इससे जोड़ेंगे, तो ये प्लस माइनस है ना, तो ये भी प्लस माइनस होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। अगर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लोग का ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये दोनों सेम होना चाहिए तो हमारा ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क करेगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। ठीक, बाकी अगर नहीं ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में वर्क करवा सकते हैं, बाकी कंडीशन फुलफिल करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा लेकिन काम करेगा। ठीक है, तो 95 का हो जाएगा हमारा बी, सेम पोलैरिटी होना चाहिए। अब देखिए 96 सवाल क्या है, द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव वोल्टेलिटी एंड डैश वोल्टेलिटी एंड डैश विस्कोसिटी। तो बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका जो है उत्तेजनकशीलता और जो हमारा विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ बहता है तो जैसे उस अगर वो तेज़ी से बहता है तो उसको बोलेंगे कि लो विस्कस है, मतलब लो विस्कोसिटी है उसका। कोई चीज़ हाई मतलब ज़मीन में डाले और नहीं बह रहा है तो उसका विस्कोसिटी हाई है, मतलब ज़मीन से और उस मटेरियल से के बीच जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि विस्कस मटेरियल है। मतलब तो बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल मोटा नहीं होता। जैसे दही है, दही को अगर ज़मीन में डालेंगे तो धीरे धीरे बहेगा, लेकिन पानी को अगर ज़मीन में डालेंगे तो तेज़ी से बहेगा। तो पानी का विस्कोसिटी कम है और जो हमारा दही है, दही का विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो कम तेज़ी से बहेगा। तो इसका हो जाएगा आंसर, द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव लो वोल्टेलिटी एंड लो विस्कोसिटी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 96 का ए, जो उसका वोल्टेलिटी और विस्कोसिटी होता है दोनों लो होता है। अब 97 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर इज। तो ब्रीदर जो है लगा हुआ ट्रांसफार्मर में, तो इसके बारे में बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ब्रीदर हम लोग ट्रांसफार्मर, देखिए ये जो दिख रहा है ब्रीदर, इसको ब्रीदर बोलते हैं। इसको क्यों लगाते हैं, ये क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर में एयर वायुमंडल से जब ट्रांसफार्मर के अंदर में एयर जाता है ना, ट्रांसफार्मर एयर को सक करता है, तो वायुमंडल में तो जो हमारा एयर है, एयर में मॉइस्चर मिला हुआ रहता है, मतलब जब इन्वायरमेंट में एयर रहता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को ये सोखता है और ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से रोकता है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट को ट्रांसफार्मर के अंदर में जाने से रोकता है कौन, ब्रीदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा द फंक्शन ऑफ ब्रीदर टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर्स द ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि वो मॉइस्चर के फ्लो को जो है वो अरेस्ट करता है, मतलब रोकता है जब एयर ट्रांसफार्मर के अंदर इंटर करता है। ठीक ना, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जब एयर जा रहा होता है वायुमंडल से, तो उस टाइम मॉइस्चर को रोकता है। तो 97 का हो जाएगा हमारा आंसर डी। अब 98 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, 98 का पूछ रहा था, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कीप क्लोज्ड। बोल रहा है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है कौन सा ट्रांसफार्मर का हमेशा एक दूसरे के क्लोज रहता है, मतलब एक दूसरे से के सामने रहता है, नियर रहता है। ठीक ना, तो कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसका क्लोज रहता है, तो जो सीटी होता है ना उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा डी। क्लोज्ड होता है मतलब हो गया कि शॉर्ट रहता है। ठीक, सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहा है किसका शॉर्ट रहता है, जो सीटी होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट रहता है, क्लोज्ड रहता है, मतलब बंद रहता है। ठीक, अब 99 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द साइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड। जो ट्रांसफार्मर का कोर का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कोर पे डिपेंड करेगा। ठीक, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इसको हटा, मतलब कोर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी लो करते हैं तो कोर का साइज को बढ़ाना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी पे कोर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा ट्रांसफार्मर का, तो वही सवाल पूछ रहा है।
तो ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो डिपेंड, अब अगर कोर बड़ा होगा तो ट्रांसफार्मर का साइज भी तो बड़ा होगा, कोर छोटा होगा तो ट्रांसफार्मर का साइज भी छोटा होगा। तो कोर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और ट्रांसफार्मर का साइज डिपेंड करता है कोर पे। तो फ्रीक्वेंसी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का कोर भी घटेगा बढ़ेगा, तो जिससे ट्रांसफार्मर का साइज भी बढ़ेगा घटेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 99 का हो गया डी। अब 100 नंबर सवाल क्या है, नेचुरल एयर कूलिंग इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू, बोल रहा है कि जो नेचुरल कूलिंग है जिसमें हम लोग ऑयल डाल के कूल नहीं करते हैं, तो वो कहाँ तक यूज कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उससे आगे यूज नहीं करते। तो 1.1 kV तक, ठीक, सॉरी 1.5 MVA तक के ट्रांसफार्मर में हम लोग नेचुरल कूलिंग, मतलब जो वायुमंडल में रख के ही, मतलब ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ नहीं रहेगा और उस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करेंगे तो हवा में कहीं भी रख देंगे तो वो नेचुरल कूल होता रहेगा, ठीक है। तो 1.5 MVA तक का ही ट्रांसफार्मर को कर सकते हैं। इससे अबव का ट्रांसफार्मर होगा तो हमको उसमें कूलिंग के लिए या तो ऑयल डालना पड़ेगा या कोई और मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर 100 का हो जाएगा ए। अब 101 सवाल क्या पूछ रहा है, ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या होता है। तो सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हाई एडी करंट लॉस, रेड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, नेग्लेजिबली हिस्टेरिसिस लॉस, नेग्लेजिबल हिस्टेरिस। तो देखिए जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होगा ना, उसमें जो हमारा सॉरी तो जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक जगह लगा रहता है। तो फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए जाएगा तो इधर से, लेकिन उसमें क्या होता है, और कुछ फ्लक्स यहीं से डायरेक्ट चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा ना, मैग्नेटिक का जो लीकेज हो रहा था, मतलब फ्लक्स का जो लीकेज हो रहा था वो रिड्यूस हो जाता है सेल टाइप में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 101 का बी, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने पूरा सीरीज नहीं देखा है तो पूरा सीरीज देखिए, आपका सवाल यूं ही चुटकी में बनेगा। पहले आप सीरीज एक बार देख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद बोलिएगा कि अगर नहीं बना चुटकी में तो आप जो बोलिएगा वो करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और उनको हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।